पाठ सांवले सपनों की याद। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनिही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में बीए की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। आरंभ में ही इन्होंने राजनीति में विशेष रुचि ली, अर्थात आरंभ में ही इनकी रुचि राजनीति में थी। अतः सन 1977 यानी 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। कहने का मतलब ये कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाएं इनको आती थी, इनको उनका अच्छा ज्ञान था। इनके लेखों में राजनीति अनुभव स्पष्ट नजर आते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग नजर आता है। संघर्षशील, साधारण व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं। प्रस्तुति और शैली, शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विद्या में एक अभिनय प्रयोग किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला, बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि। पाठ परिचय। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चरित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। अब संस्मरण किसे कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात स्मृति। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध अधिकतर महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपने अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इससे किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव, भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ उसका संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति शैली मन को छू लेती है, यानी मन को बहुत ही भा जाती है। अब आपका पाठ का सारांश। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह यानी सैनिकों की तरह अपने अंतहीन यानी अंतिम समय का सफ़र का बोझ उठाए चल पड़े। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सांवले सपनों का महत्व लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर वह उनकी भूल है। सालिम अली अपने जीवन में ही मिथक यानी झूठ बन गए थे। यह तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला रची, पर वहाँ की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है।
कि कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। सालिम अली का यानी उनका इसमें लेखक बता रहा है कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा है। सालिम अली कमजोर काया यानी शरीर वाले व्यक्ति की 100 वर्षों में कुछ दिन ही बाकी थे, यानी उनकी जो आयु थी 100 वर्ष होने वाले थे कि उन्हें लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर ने अपने आगोश में ले लिया। यानी उनको जब उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने वाले थे तो उस समय उनको जो है कैंसर की बीमारी हो गई थी, और जब वो यात्रा करते थे तो वो जल्दी थक जाते थे। अपनी अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा में लगे रहे। वे पक्षियों की आवाज़ में मधुर संगीत सुन रोमांच का अनुभव करते थे। दूर तक फैली धरती और झुके आकाश में उनकी नज़रों को एक जादू दिखाई देता था। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी तहमीना का महत्वपूर्ण योगदान था। जब वे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले, तब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में ही जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देख वे बहुत भावुक हो गए। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक को लगता है कि कलरव करते हुए यानी चहचहाते हुए, पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। यानी उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उनकी आत्मकथा, यानी जो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं उसको बोलते हैं। एक बार लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो फ्रीडा का कहना था कि लॉरेंस इतना उदार, सरल और प्रकृति प्रेमी इंसान था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उसके बारे में बहुत अधिक जानती होगी। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, अपितु प्रकृति के रहस्यों को जानने के क्षेत्र में वे एक से एक बुलंदियों यानी ऊंचाइयों को छूने लगे और स्वयं प्रकृति के प्रतिरूप के रूप में पहचाने जाने लगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय समुद्र बनकर उभरे थे। टापू यानी जैसे पानी में बीच में चारों तरफ पानी है और बीच में थोड़ा सा कोई आइलैंड हो या कोई वहाँ पर पानी ना हो तो उसे बोलते हैं टापू। तो टापू यानी स्थिर हो जाना, और समुद्र हमेशा बहता रहता है उसकी तरह। इसलिए वे गले में दूरबीन लटकाए यहाँ वहाँ खोजपूर्ण तथ्यों को खोजते निरंतर भ्रमण करते रहते थे। यानी उनके गले में क्या थी, हमेशा दूरबीन लटकाए रखते थे और वह इधर उधर पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे। जटिल जीवधारियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरी नीले कंठ यानी गले की गौरैया ने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वे नई नई खोजें करते रहे। यानी जब उनकी बंदूक से एक गौरैया घायल हो गई थी तो तभी से वे पक्षी प्रेमी बन गए थे और तभी से ही वो नई खोज करने लगे थे और खोज करते रहे और आगे बढ़ते रहे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक नेचर का प्रतिरूप बन गए थे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय
एक अथाह यानी जिसका कोई छोर ना हो सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील यानी घूमने वाला व्यवहार स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग जानने में लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। पाठ समाप्त।